नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 1 जुलाई है और 1 जुलाई का हम लोग आर्टिकल देखेंगे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और देखिए जिन्हें भी कोर्स लेना है तो वो आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर आपको कोई क्रैश कोर्स लेना है या पीवाईक्यूज़ लेने हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे। तो आपको जो भी चाहिए वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और साथ ही साथ देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है ओनली पीसीएस, तो उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो सर्च कर लीजिए या इसका लिंक दिया हुआ है नीचे, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ वगैरह और भी वहाँ कुछ क्विज़ वगैरह चलती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आज देखिए 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, चारों देखेंगे हम लोग। एक तो देखिए अमेरिकी चुनाव से संबंधित है ना? अमेरिकी चुनाव से मिलेगी नई दिशा। और दूसरा है औपनिवेशिक कानून से मुक्ति, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है। और साथ ही साथ 2 आर्टिकल हैं आपके, संसद चलाने की साझी जिम्मेदारी, तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर 2 से मिलने वाले हैं आपको, तो पेपर 2 के लिए ज़रूरी है। और ये भी पेपर 2 से संबंधित है, नए बजट का मजबूत आधार। तो देखिए राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया, उसी से संबंधित कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कुछ, देखिए 2023 में भी यहाँ प्रश्न पूछे गए थे, उनसे संबंधित अलग से पॉइंट ऐड किए गए इन दोनों में, तो और सब में ही चारों में ही आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला है नए बजट का मजबूत आधार। तो इस पे जो आर्टिकल के बिंदु है वो है, इसमें बोला गया कि आगामी बजट में श्रम सुधार पर ध्यान, जैसे सरकार को ये आगामी बजट में अटके हुए वित्तीय और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करना चाहिए, सुझाव दिया गया आर्टिकल में। उदाहरण देखिए, श्रम सुधारों के तहत श्रम कानूनों का सरलीकरण हो और कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ईएसआई में सुधार की योजनाएं शामिल की जा सकती हैं। इसमें ये सुझाव दिए गए आर्टिकल में। औद्योगिक नीति और निर्माण क्षेत्र, जैसे निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण देखिए, मेक इन इंडिया योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई नीतियाँ यहाँ लागू की जानी चाहिए। तो इसमें निवेश को प्रोत्साहन और विनिर्माण इकाइयों के लिए सहायक संरचना का विकास शामिल है। इसमें सेवा क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जाए, जैसे मोबाइल सेवा प्रदाताओं और विभिन्न सेवाओं में तकनीकी और सुरक्षा सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत बनाने के लिए अधिक निवेश और नई तकनीकी सुधारों की योजना बनाई जानी चाहिए। इस पर डेटा देख लीजिए, जो सेवा क्षेत्र है उसमें भारत के जीडीपी का लगभग 55% योगदान करता है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार नई नीतियाँ लाएगी या लाना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है वित्तीय अनुशासन और विकास। तो इसको बनाए रखने के लिए, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों पर जोर देने की जरूरत बताइए। उदाहरण देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट के तहत वित्तीय घाटे को कम करने के उपाय किए जाएं। और कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे इस पर डेटा देख लीजिए, 2023 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% था, जो 2024-25 में 6% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक वृद्धि और निवेश, भविष्य में आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। डेटा देखिए, 2023-22-23 में स्टार्टअप इंडिया के 61,000 से अधिक नए स्टार्टअप को तहत समर्थन दिया गया और उसे बढ़ाने का लक्ष्य भी है। ठीक है। अगला पॉइंट है कृषि और ग्रामीण विकास। इसमें आगामी बजट में कृषि क्षेत्र के सुधार और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत किसानों को प्राथमिकता दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए। जैसे पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ भी दिया गया है। इसमें आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। आगे 7वां पॉइंट है, इसमें पीडीएस में सुधार के लिए आवश्यकता बताइए। तो देख सकते हैं कदम उठाने जरूरी बताए हैं। तो पीडीएस के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और अधिक व्यापक बनाया जाए। डेटा देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचा। इससे भविष्य की नीतिगत जो प्राथमिकताएं उनको देखिए, सरकार को भविष्य में जो भी दीर्घकालिक नीतियों और सुधारों पर केंद्रित रहना चाहिए, जो आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करे। तो ये देखिए, और है ये चीज़ें, जैसे इसी में वन नेशन वन राशन कार्ड में 80 करोड़ वाला एग्जाम्पल डाल दीजिए पीडीएस के तहत। ठीक है। आगे देखिए, भविष्य की नीतियों, ये हो गया, ये डबल हो गया आपका, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अगला है, ये आप निष्कर्ष देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में भी सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया था मेंस में। तो ये देखिए, इस तरीके के पॉइंट हम लोग ऐड इसमें करते चलेंगे साथ ही साथ। जैसे बजट प्रस्तुतिकरण के चरण क्या क्या होते हैं उनको समझ लीजिए। पहला चरण होता है, इसमें तैयारी होती है। तैयारी में क्या होता है, बजट की तैयारी से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से वित्तीय आंकड़े और सुझाव एकत्रित किए जाते हैं। केंद्रीय बजट को तैयार करने में मौजूदा आर्थिक स्थिति, वित्तीय नीतियां और सरकारी प्राथमिकताओं को शामिल होती हैं ये सब। दूसरा चरण है इसका, बजट दस्तावेज का निर्माण होता है। तो बजट के विभिन्न दस्तावेजों, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट भाषण, अनुमानित आय व्यय विवरण तैयार किए जाते हैं। इन दस्तावेजों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी नीतियों और खर्चों की रूपरेखा भी होती है। तीसरा चरण, केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल बजट प्रस्तावों की समीक्षा करता है और अपनी स्वीकृति देता है इस पे। तो ये कितने 3 चरण हो गए। इसी में स्वीकृति के बाद बजट दस्तावेज को मुद्रित और सीलबंद किया जाता है। चौथा है बजट पेश करना। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करते हैं और बजट भाषण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय की जानकारी यानी आय व्यय की जानकारी देते हैं इसमें। 5वां है पॉइंट, संसदीय समीक्षा और बहस। तो बजट प्रस्तुत करने के बाद संसद के सदस्य विभिन्न प्रस्तावों और नीतियों पर बहस करते हैं, विस्तृत चर्चा होती है और समीक्षा के बाद में बजट संसदीय अनुमोदन प्राप्त होता है बजट को। छठा है चरण इसमें, बजट को लागू करना। तो संसदीय अनुमोदन के बाद में बजट को आधिकारिक रूप से लागू किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों
इनको निर्धारित नीतियों और योजनाओं के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं ये। तो ये इसके बाद ये आप देख सकते हैं निष्कर्ष। तो ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, तो इस तरीके से आप अपना तैयार कर सकते हैं नोट्स। अगला दूसरा है संसद चलाने की साझी जिम्मेदारी। तो इसमें बोला गया कि महत्वपूर्ण जो आर्टिकल के पॉइंट है वो है संसद का संचालन। तो केवल संसद का संचालन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों ही पक्षों की सत्ताधारी और विपक्ष की सहभागिता महत्वपूर्ण है इसमें। उदाहरण देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है संसदीय अनुशासन और भागीदारी। संसद के सदस्यों की शिरकत जरूरी होती है और ताकि सदन का जो कार्यकुशलता से संचालन हो सके। आर्टिकल 105 में बताया गया है कि संसद सदस्यों का विशेषाधिकार और अधिकार दिए गए जिनका पालन आवश्यक होता है। समय की बर्बादी, सत्र में समय की बर्बादी से बचने के लिए संसदीय अनुशासन का पालन आवश्यक है। 2021 के मानसून सत्र में संसद का काफी समय विभिन्न मुद्दों पर हंगामा के कारण बर्बाद हुआ था, जिसे सदस्यों की अनुशासनहीनता माना गया। सिफारिश देख लीजिए, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुशासन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। विपक्ष की भूमिका देख लीजिए, विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाने और सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। उदाहरण देखिए, 108 में अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाकर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जा सकता है। सिफारिश देखिए, एथिक्स कमेटी है गठित हुई थी जिसके द्वारा सदस्यों के आचरण पर निगरानी बढ़ाई जाए, इसने बोला था। इतिहास और परंपरा में देख लेते हैं क्या है। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय संसद के इतिहास में अनुशासन और समय की बर्बादी पर जोर दिया गया। इस पॉइंट को हटा दीजिए आप। उदाहरण देखिए, 1950 और 60 के दशकों में संसद की कार्यवाही में अनुशासन और गहन बहस की परंपरा थी, जिसे आज भी अपनाना चाहिए। सिफारिश देखिए, संसद की प्रोसीडिंग्स को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग को बढ़ावा दिया जाए इसमें। छठा है संसदीय समितियां। संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, उनके माध्यम से विधायी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ समय से क्या है, जो संसदीय समितियों की भूमिका नगण्य सी हो गई थी, क्योंकि डायरेक्ट ही कानून पास कर दिए जा रहे थे। तो ये इस पर क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ है। तो उदाहरण देखिए, लोक लेखा समिति यानी पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट बजट की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिफारिश में देखिए, संसद की स्थायी समितियों की संख्या और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जाए, ये सिफारिश में बोला गया है। सातवां पॉइंट है जिम्मेदारियों का विभाजन हो। सरकार और विपक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उनका निर्वहन करना चाहिए। अनुच्छेद 74-75 में बताया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी और विपक्ष की भूमिका स्पष्ट इसमें की भी गई है। संसद का महत्व, तो संसद भारतीय लोकतंत्र की नींव है और इसे सशक्त और प्रभावी बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उदाहरण देखिए, संसद के सफल सत्र से नीतिगत सुधार और कानून निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आती है, जिससे देश का विकास भी होता है। अब देखते हैं संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए ऐड किए गए सारे। प्रारंभिक चरण में क्या होता है, विधेयक का प्रारूप तैयार होता है जो सरकार या किसी संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रारंभिक चरण के बाद प्रथम पाठन होता है इसका। विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, उसका शीर्षक और उद्देश्य पढ़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है विस्तृत जांच होती है। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है, जो इसे विस्तार से जांचती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। द्वितीय पाठन में होता है कि संसद में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है और सदस्य संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। तीसरा पाठन है इसमें, विधेयक पर अंतिम चर्चा और मतदान होता है। अगर विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में प्रक्रिया क्या होती है, दूसरे सदन में भी विधेयक पर पहले दिन की तरह 3 चरणों से गुजरता है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। फिर 8वां कानून बनना, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाता है। तो ये 8 आप पॉइंट डाल सकते हैं और सीधे सीधे देखिए पेपर 2 में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि बजट पेश करने की प्रक्रिया आपसे पूछी जा चुकी है, चरण पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से कानून निर्माण प्रक्रिया भी पूछे जाने का पूरा चांस है। तो ये आजकल देखिए प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा चल रहा है आयोग, क्योंकि जो भी टॉपिक थे वो उसने कवर कर लिए हैं। तो अगला पॉइंट है इसमें, तीसरा आर्टिकल है औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति। ये आर्टिकल है आपका, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है देखिए, नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता। तो देश में नए आपराधिक कानून लाए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने लाए जा चुके हैं और देखिए लागू हो जाए। 1 जुलाई से ये डेट थी इसकी, तो आज से ये लागू हो रहे हैं। तो क्योंकि पुराने कानून भारतीय समाज के अनुरूप नहीं थे। उदाहरण देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही थी में संशोधन की इसमें आवश्यकता थी। दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार। नए कानूनों का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुलभ बनाना है। तो इस तरीके के ये पॉइंट है ना, तो आप ये अपने पॉइंटों में ऐड किया करिए जहां भी इस तरीके से मिले, क्योंकि ये थोड़े से देखने में बहुत आसान और आपको ये प्रभावी बनाते हैं आपके आंसर को भी। उदाहरण देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली में लोक अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान, ताकि मामलों का निपटान जल्दी हो सके। आपराधिक कानूनों में परिवर्तन, नए आपराधिक कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिससे न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। उदाहरण देखिए, नए कानूनों के तहत लिंचिंग, मॉब वायलेंस जैसी घटनाओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। औपनिवेशिक कानूनों का उन्मूलन, देखिए औपनिवेशिक समय के कई कानूनों को जो भारतीय समाज के लिए अप्रासंगिक हो गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। उदाहरण देखिए, ब्रिटिश काल के कठोर दंड प्रावधानों को हटाकर उन्हें आधुनिक समाज के अनुरूप बनाया गया है। 5वां पॉइंट देखिए, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता। नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। देखिए ये भी था कि पहले जो कानून थे पुराने, उनका उद्देश्य जो था, उद्देश्य में भी अंतर है। पुराने का उद्देश्य था दंड देना, सजा के लिए दंड, लेकिन अब क्या है, जो नए कानूनों का उद्देश्य है कि आप कहीं भी डालें, आपसे पूछा जा सकता है। इस बार प्रश्न याद रखिए, करंट का मुद्दा है, तो करंट अफेयर में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को कवर करिए। और तो इसका देखिए सजा, अगर दंड, सजा नहीं है सॉरी, ये आपको अगर कोई भी अपराध किया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। और यहाँ देखिए अपराध को सुधार के उद्देश्य से यहाँ बनाया गया है।
कि इसका उद्देश्य अपराध के लिए दंड देने की बजाय सुधार पे ज़्यादा फोकस है, और ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं क्योंकि पुराने कानून केवल दंड देने के उद्देश्य से ही बनाए गए थे। उदाहरण देखिए, न्यायालयों में डिजिटल प्रक्रियाओं और ई कोर्ट्स का प्रावधान ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। अगला देखिए, विशेष समितियों की सिफारिशें। विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर नए कानूनों को तैयार किया गया। उदाहरण देखिए, विधि आयोग, बेस बरुआ समिति और विभिन्न अन्य समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर इसमें संशोधन किए गए। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, जैसे नए कानूनों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाया गया है। उदाहरण देखिए, प्रक्रिया संहिता में संशोधन के तहत बिना वकील प्रक्रिया और ऑनलाइन मुकदमा जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। तो ये भी बहुत अच्छा किया गया जो पॉइंट है, आप पॉजिटिव चीज़ों में डाल सकते हैं। सजा के विकल्प, सजा के विभिन्न विकल्पों को भी नए कानून में शामिल किया गया ताकि सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। जिस तरीके से हमने ऊपर बताया वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया। उदाहरण देखिए, समुदाय सेवा और मददगारी पुनर्वास जैसे सजा के विकल्पों को कानूनों में शामिल किया गया। अभी आपने एक उदाहरण भी देखा होगा, दिल्ली हाईकोर्ट का आई थिंक था वो, कि उसमें सजा के तौर पर हाईकोर्ट ने उनसे वृक्ष लगवाने के लिए बोला था कि कितने कुछ वृक्षों की संख्या थी, तो आप इस चीज़ को टालकोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की नए इनोवेटिव चीज़ों को करना बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया, पढ़ लीजिए इसे। अब इसी से संबंधित देखिए प्रश्न पूछता है आपसे पेपर 2 में ही, तो इसको देख लेते हैं हम। लोक अदालतों के गठन, उद्देश्य और प्रासंगिकता और उपलब्धियां उसकी क्या है। तो देखिए, लोक अदालतों का जो गठन हुआ था, सीधा सीधा टॉपिक में आपका सिलेबस में है, तो ये आपसे हर बार पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 2023 में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसका गठन किया गया था। इन अदालतों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे राज्य, जिला और तालुका स्तर पर। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके? विवादों का शीघ्र निपटान, अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से ये गठन किया गया इसका। तो और क्या है इसके उद्देश्य? तो देखिए, विवादों का वैकल्पिक समाधान, यानी जो इसको प्रोत्साहन देना वैकल्पिक समाधानों का, जैसे पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम हो सके। कम खर्चीला समाधान और सुलभ बनाना इसको। सुलह और समझौता, पक्षकारों के बीच सुलह और समझौते को बढ़ावा देना, जिससे विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके। प्रासंगिकता क्या है इसकी? तो सस्ता और सुलभ न्याय इससे मिलेगा, है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। विवादों का त्वरित समाधान होगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, इससे शांति बनी रहेगी जिससे समाज में। न्याय प्रणाली का सुधार होगा। ठीक है, और उपलब्धियां क्या है इसकी? मामलों का त्वरित निपटान, देखिए लाखों मामलों का त्वरित निपटान और सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया, जिससे पारंपरिक न्यायालयों पर बोझ कम हुआ। उदाहरण देखिए, 2020 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया इसमें। तो ये पॉइंट उदाहरण में डाल सकते हैं, और करंट का और भी अपडेट हो तो वो डाल दीजिए। सुलह और समझौता, ये भी लोक अदालत में आते हैं। ये आपका वैकल्पिक माध्यम ये भी है, जिससे दोनों पक्षों के बीच में संतुष्टि सुनिश्चित होती है इससे। और 2019 में एक विशेष लोक अदालत में पारिवारिक विवादों का 90% से अधिक मामलों का सुलह और समझौतों से क्या निपटारा हुआ था। कम खर्चीला और सुलभ न्याय, तो ये सब है ये इसके बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित लोक अदालतों में किसानों और श्रमिकों के मामलों का सुलभ समाधान भी हुआ था इससे। और देखिए, समाज में शांति और सौहार्द बढ़ाने में उपयोगी है। सामुदायिक विवादों का सुलह और समझौतों के माध्यम से अगर ये न्याय किया जाता है तो इससे शांति और सौहार्द भी बना रहता है। तो इसके ये आप निष्कर्ष दे दीजिए। अगला देखिए पॉइंट है वो अमेरिका से संबंधित है। इसमें देखेंगे और भी चीज़ें ऐड की गई हैं। अमेरिकी चुनाव से मिलेगी नई दिशा। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव देखने को जो पॉइंट दिया है इसमें, उसका देखिए इस पर गंभीर प्रभाव डाला है इसने। और युद्ध के परिणाम स्वरूप ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भी उत्पन्न हुआ है। अमेरिकी चुनाव की भूमिका क्या है? तो आगामी अमेरिकी चुनाव रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा और अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव के परिणाम से यह तय होगा कि अमेरिका की नई सरकार इस युद्ध को कैसे संभालेगी और इसके लिए क्या नीतियाँ अपनाई जाएंगी। वैश्विक प्रभाव क्या रहेगा? तो इसका देखिए, अमेरिका की नीति में परिवर्तन से यूरोप, एशिया प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहयोग में बदलाव का सीधा प्रभाव नाटो और अन्य सहयोगी देशों पर पड़ेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। तनाव जो है उस पर स्थिति कैसी रहेगी ये बताया इसमें। चीन के साथ बढ़ते तनाव और ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका की रणनीति महत्वपूर्ण होगी। इसमें क्या रहेगी आगे? भारतीय दृष्टिकोण क्या है? तो भारत के लिए अमेरिकी चुनाव के परिणाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और अमेरिका संबंधों की दिशा तय होगी इससे। भारत के आर्थिक और सामरिक हितों पर अमेरिका की नीति का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत एवं अमेरिका की संवैधानिक अंतर देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। तो भारत में देखिए लिखित संविधान है, जिसमें अनुच्छेद 448 और 12 अनुसूचियां हैं, है ना। और संवैधानिक संशोधन देखिए जो कैसा है, जो अपेक्षाकृत आसान है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन हो सकता है। अब तक 100 से अधिक संशोधन भी हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं एग्जैक्ट बताइए आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तीसरा देखिए केंद्रीय और राज्य संबंध। तो ये संघीय ढांचा है भारत में, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यों को अधिकार सीमित हैं और वे केंद्र के अधीनस्थ से महसूस होते हैं। लेकिन इस पॉइंट को आप मत डालिए यहाँ। इसको निर्वाचित राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को शामिल होते हैं। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट, कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अमेरिका के देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ भी लिखित संविधान है, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त और लिखित दस्तावेज है, वहाँ विस्तृत था हमारा, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और 27 अब तक संशोधन हुए मात्र। और कितना समय से लागू है ये, है ना। और संवैधानिक संशोधन कैसा है इसमें? तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है यहाँ की। जो संशोधन के लिए कांग्रेस जो होती है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कांग्रेस बोली जाती है, कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 3/4 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय और राज्य संबंध। तो इसमें क्या है? तो इसमें देखिए अमेरिका में संघीय ढांचा है, जहाँ
को व्यापक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है, वहीं संघीय सरकार और राज्यों के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। लेकिन यही भारत में थोड़ा अंतर है ना, कि यहाँ केंद्र मजबूत है, वहाँ राज्य मजबूत है, और यहाँ स्पष्ट विभाजन है, और भारत में विभाजन स्पष्ट है, लेकिन कुछ जो आप समवर्ती सूची और वैसे देखते हैं वहाँ पे केंद्र मजबूत हो जाता है। निर्वाचित राष्ट्रपति, वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। पांचवां देखिए राष्ट्रपति और कैबिनेट। कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, वे कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है शक्तियाँ। तो ये आप अंतर देख लिए, क्योंकि मोटा मोटा यहाँ से आप प्रश्न पूछा जाएगा तो लिख लेंगे। इस पर ये देखिए, ये निष्कर्ष देख सकते हैं। तो ये आज का आर्टिकल था, तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी कोई सुझाव हो आपके वो कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं आपके अनुरूप, तो हम प्रयास करेंगे उन चीज़ों को ऐड करने के लिए। ठीक है, इसमें इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।